कि कोई दो आवेश है, बिंदु आवेश है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q1 Q2 पर बल लगाता है, Q2 Q1 पर बल लगाता है, बल का मान F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। वो जो बल होता है वो Q1 Q2 पर लगने वाला जो बल है परिमाण में Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाले बल के बराबर है, परंतु दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। उसी आधार पर हमने कहा था कि ये क्रिया की यहाँ पर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, यानी जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसके जैसा ही आवेशों पर भी आपस में बल लगते हैं। जिस प्रकार न्यूटन ने कहा था कि दो मास बॉडीज होती हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, बराबर परिमाण में लगाते हैं, यानी पृथ्वी को हम खींचते हैं जितने बल से, पृथ्वी भी हमें भी उतने ही बल से नीचे की ओर खींचती है। अदरवाइज हम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। ध्यान रखना, कोई भी वस्तु संतुलित रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए बल का बराबर होना आवश्यक है। जैसे Q1 Q2 आवेश जहां पर थे वहां पर ही बने रहेंगे, उसके लिए जरूरी है उन पर बराबर बल लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। अब जैसे मैं बात करूं कि मैंने इस चौक को यहां पर स्थिर रख रखा है, ये चल थोड़ी रही है, चल नहीं रही, इसका मतलब इसके द्वारा नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल mg, उतना ही बल मैंने अपने हाथ से लगाया ऊपर की ओर, जिससे ये क्या है, संतुलित है, एक जगह पर स्थिर है। तो जितनी भी, जैसे आप टेबल के ऊपर बुक रखते हो तो बुक पर नीचे की ओर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, टेबल के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले जो संपर्क बल है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, उसे नॉर्मल फोर्स जहां हम कहते हैं अभिलंब बल के बराबर होती है। तो वो हम वहां पर देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं और उसका एक निकाय है। निकाय समझ रहे हो कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, जैसे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 है, Qn ले लेता हूं मैं। एन का मतलब आप 1000, 10,000, लाख, करोड़ कितने भी ले सकते हो, एक बहुत बड़ा निकाय ले सकते हो। सपोज ये 0, 0, 0 मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश R1 सदिश है, इसका R2 सदिश है, इसका स्थिति सदिश R3 सदिश है, और इसका जो स्थिति सदिश है वो Rn सदिश है, Rn सदिश, ठीक है। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, Rn वेक्टर है। ये हमें इंफॉर्मेशन मालूम है, पहले से ये मालूम होना चाहिए, तभी हम इसके आगे बढ़ पाते हैं। यह आवेशों का एक बहुत बड़ा निकाय है जिसमें 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकते हैं, 1 करोड़ आवेश हो सकते हैं। बिंदु आवेश है, ध्यान रखना। हर एक आवेश का एक निश्चित वैल्यू है, हर एक आवेश का एक निश्चित वैल्यू है। हमसे पूछा जाता है कि आप जनाब ये बताइए कि ये जो आवेश है इस पर बल ये भी लगा रहा है, इस पर बल ये भी लगा रहा है, इस पर बल ये भी लगा रहा है, इस पर जो भी आवेश यहां पर होंगे, जैसे 1000 आवेश हैं, तो इस अकेले को छोड़कर क्या कोई आदमी खुद को थप्पड़ मारता है? कभी भी पागल आदमी मार सकता है, समझदार आदमी कभी भी अपने आप को थप्पड़ नहीं मारेगा, उसे मालूम है उससे चोट लगेगी। तो खुद कोई भी आवेश अपने आप पर बल नहीं लगाता है, दूसरे आवेश सारे के सारे बल लगाएंगे। तो अब यहां पर जैसे 1000 आवेश है तो 1000 में उस पर बल लगाने वाले आवेश कितने होंगे? 999। सारे के सारे आवेश उसके ऊपर बल लगाएंगे, वो बल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए एक अध्यारोपण का सिद्धांत है, उसे क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि उस आवेश पर लगने वाले समस्त बल, बाकी जितने भी आवेश है ना 999, जैसे 1000 आवेश मान के चल रहे हैं, तो 999 आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे। जितने भी बल है ना उनको क्या कर दो, सदिश रूप से जोड़ दो, बस वही कुल बल हो जाएगा। यानी इसका हम स्टेटमेंट लिखें, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, बहुल आवेशों के निकाय
में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी या कुल बल है ना, परिणामी या कुल बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि हमारे पास बहुत सारे आवेश का एक निकाय है। निकाय यानी आप समझ लो कोई सिस्टम किसे कहते हैं, आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम, आपने उष्मागतिक निकाय पढ़ा था ना, कि एक जैसे आप कुकर है, तो कुकर के अंदर आपने दाल पकाना है, तो उसमें पानी डाला और दाल डाली, तो वो एक कुकर के अंदर का पूरा वातावरण क्या बन गया, एक निकाय बन गया। निकाय उसे कहते हैं जिसे पढ़ा जाता है ना, जिसे हम पढ़ते हैं उसे निकाय कहते हैं, और उसको छोड़कर बाकी सारा का सारा वहां पर क्या आ जाता है, रिजर्वोयर है ना, परिवेश आ जाता है। तो यहाँ पर भी निकाय यानी इसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक इतना सा सिस्टम है जिसमें सारे के सारे आवेश फिट हो जाते हैं, सारे के सारे आवेश आ जाते हैं, उनकी हम मूल बिंदु से दूरी निकाल लेते हैं, स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। अब हम क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी एक आवेश है जिस पर आप चाहते हो कि उस पर बल पता करना है, तो वो जो बल होता है, कुल जो बल होता है, वो बल प्रत्येक आवेश के कारण जो बल लगेगा उनके सदिश योग के तुल्य होता है। तो मैं उसको लिख सकता हूं, जैसे 1 पर बात करूं मैं, है ना, आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, ध्यान रखना यहां पर एफ मत लिख देना है ना, कोई एक पर्टिकुलर आवेश पर तो बल लगेगा। आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, उसको मैं बोल दूं F1। तो जो F1 होगा वो किसके तुल्य होगा, इस F1 पर, देखो कल हमने पढ़ा था ना, 1 पर कौन कौन बल लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा, 5 भी लगाएगा, 6 भी लगाएगा, 1000 भी लगाएगा, सारे के सारे लगभग, तो 2 भी लगाएगा, 1 पर 3 भी लगाएगा, 1 पर 4 भी लगाएगा, और उस Q1 पर Qn भी बल लगाएगा, और सबका क्या है, सदिश योग। यदि तीर उल्टा होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, तीर सीधा है तो उसको प्लस कर देंगे। समझ गए ना बात, त्रिभुज नियम हमने पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा था ना, त्रिभुज नियम और जो पैरेललोग्राम मेथड दोनों में हमने देखा था कि जो कुल बल है, परिणामी बल है, सबके सदिश योग के तुल्य होता है। अब इसका मान क्या होगा बताओ, हम वहां पर पढ़ के आए, F12 का मान क्या होगा, के Q1 Q2 बटे R12 कैप, इसका मान क्या होगा, के Q1 Q3 अपॉन R13 कैप, के Q1 Q4 अपॉन R14 कैप, के Q1 Qn बटे R1n का कैप। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, तो हमारे पास F1 वेक्टर क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 बटे R12 कैप, और इसका मापांक स्क्वायर, के Q1 Q3 बटे R13 सदिश
का मापांक का स्क्वायर r13 कैप के Q1 Qn बटे R1 सदिश का स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, इसको मैं संक्षिप्त में और लिखना चाहूँ, देखो हमारे पास मैथमेटिक्स एक टूल है, गणित में बहुत ही अच्छा सा टूल है कि कोई भी राशि है उसको जोड़ने के लिए हम दो संकेत यूज करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एक तो होता है ऐसा संकेत, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा। एक आप ऐसा पढ़ोगे, अभी पढ़ाने वाला, अच्छा पढ़ लिया आप तो 12th में हो, 11th में आता है, ये पढ़ाया था मैंने आपको, ये क्या है, समाकलन। जब बहुत ही छोटे 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 टुकड़े हैं उनको जोड़ना है तो समाकलन, और यदि गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो तो सिग्मा, समेशन। ठीक है, तो यहां पर कैसा है, हम इनको अलग अलग काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो यहां पर क्या यूज करूंगा मैं, समेशन, सिग्मा। और सिग्मा में देखो के क्यू, Q1 सब में है ना, तो Q1 लगा दूं मैं, तो 1 की जगह जनरलाइज टर्म में 1 2 3 सबके लिए लगा रहा हूं, मैं यहां पर I बोल दे रहा हूं, और यहां पर क्या लगा दूं, एफ आई की वैल्यू में चेंज कर देता हूं, आई की वैल्यू यहां से 1 से लेके n तक, ठीक है ना, आई की वैल्यू 1 से n तक। अब यहां पर आता है j, इसको मैं लगा देता हूं j, और j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू भी 1 से लेके n तक, और ध्यान रखना i j के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद खुद पर बल नहीं लगाता है। तो k क्यू आई क्यू जे बटे आर आई जे सदिश का स्क्वायर आर आई जे कैप। ठीक है, दो आप अलग अलग यूज कर सकते हो इसके लिए, इसका तरीका ये भी है, दो अलग अलग यूज कर लो। चलो यहां पर i इज इक्वल टू 1 टू n, इसको j इज इक्वल टू 1 टू n, i नॉट इक्वल टू j, ये हमारा हो जाएगा एफ आई, है ना। और यहाँ एफ आई, जो आई है यहाँ पर क्या है, आई का वैल्यू कहाँ कहाँ है, 1 से n तक। जब F1 पता करना है तब 1 रख देना, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 रखोगे सारा का सारा आ जाएगा, है ना। फिर आई की वैल्यू ऐसे करो, फिर ये ज्यादा हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, छोड़ो इसको, इसको 1 ही बोल दो। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भी, क्योंकि टोटल आ जाएगा फिर ही, इसको तो F1 ही बोल दो। इसको i बराबर 1 से n, और यहां पर इसको यूज कर लेता हूं 1, इसको Q1 बोल दो, और इसको QI बोल दो, 1i 1i। अब ठीक है ना, इस तरीके से प्रत्येक आवेश पर आप परिणाम विवरण निकाल सकते हो। ये F1 सदिश है, ऐसे ही F2 सदिश क्या हो जाएगा, F2 के लिए भी मैं क्या लिख दूंगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n के Q2 QI R1 R2I सदिश का मापांक का स्क्वायर R2I का कैप। ध्यान रखना I नॉट इक्वल टू 2 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 होते ही तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 खुद पर बल नहीं लगाएगा। यहाँ पर I 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी I 2 से शुरू होगा, यहाँ से I नॉट इक्वल टू 1, है ना, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब लिख लो इसको, ये मैथमेटिकल टूल है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम किस काम में लेते हैं। ये आई की वैल्यू 1 लेते ही गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर 2 लेते गड़बड़ हो जाएगी, कहने का मतलब वो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तब सही।
लिख लिया सबने? तो ऐसे ही हम आवेश 2 पर, आवेश 3 पर, इस तरह से सारी की सारी टर्म आप निकाल सकते हो। प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल को आप अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान सा मेथड है। यानी अब तक हम क्या क्या जान चुके? हम जान चुके आवेश कैसे आता है, किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं। आवेशित करने की विधियां कितनी हैं? 3। कौन कौन सी? घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा। दोनों को आपस में रब करो। अंबर को संश्लेषित कपड़े, ऊनी कपड़े से रब करो, या फिर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रब करो, सूखे बालों को कंघे से रब करो। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, सीट से अपने आप को रब करो, तो आप जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरोगे आपको चटक की आवाज सुनाई देती है। तो कहने का मतलब ऐसे अनगिनत उदाहरण है हमारे सामने, इस तरह से चलता रहता है। वो सारे के सारे आवेशन के तरीके हैं, वो घर्षण के तरीके हैं, कोई प्रेरण का तरीका है, कोई चालन का तरीका है। आवेशित हमने वस्तु को कर लिया। अब वो जो आवेश है, वो आवेश क्या करेगा? दूसरे आवेश पर बल लगाएगा। यानी बल कैसे? हमने देखा कि प्लस आवेश के पास प्लस आवेश आया तो उसको धक्का लगाया, बल लगाया। धक्का मतलब बल। प्लस आवेश के पास प्लस आया तो उसको उसने धक्का लगाया। माइनस के पास माइनस आया तो उसने माइनस एक दूसरे को धक्का लगाया। पर प्लस के पास माइनस आया, सूखे बालों के ऊपर कंगा लेके आए, रगड़ा हुआ कंगा लेके आए, तो बाल कंगे की तरफ आकर्षित हो गए। कितने बल से आकर्षित हुए, वो इंपॉर्टेंट बात है। क्या बाल जैसे ही आप कंगा लेके आते हो सीधे खड़े हो जाते? हाथों हाथ। वो डिपेंड करता है कि आपने कंगे के ऊपर कितना आवेश लेके आए हो, बालों पर कितना आवेश है ना। आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर लो और वो कंगा जो जिसके ऊपर आपने आवेश लेके आए हो, उन छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाओ। यदि उस कंगे पर आवेश की मात्रा ज्यादा है तब तो हाथों हाथ आकर्षित कर लेगा जल्दी से, और वरना तो उसे थोड़ा सा कम बल लगेगा। तो आधे आधे हो सकते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ पार्ट को आकर्षित कर पाया, सबको आकर्षित नहीं कर पाया। बल पर डिपेंड करता है। वही सीधी सी बात है, एक छोटा सा बच्चा थप्पड़ लगाए और एक बड़ा आदमी थप्पड़ लगाए, दोनों में अंतर है ना। एक छोटा सा बच्चा बस को धक्का लगाए, एक बड़ा आदमी बस को धक्का लगाए, दोनों में अंतर है ना। बल की मात्रा तो अलग अलग होगी, सीधी सी बात है। तो वहां पर बल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? गुलाम सर ने हमें क्या बताया? बल की मात्रा दूरी पर निर्भर करती है। कागज के टुकड़े उस कंगे से कितनी दूर है, ज्यादा दूर है तो बल कम लगेगा, जस्ट पास में लेके जाओगे बल कम ज्यादा लगेगा। दूरी पर डिपेंड करता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेश जितना ज्यादा बल उतना ही ज्यादा लगता है, हमने पढ़ा था, वहां से ही हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। फिर हमने क्या किया? इसका सदिश रूप निकाला था। फिर हमने क्रिया प्रतिक्रिया नियम देखा था कि जो आवेश है एक दूसरे पर जितनी बल लगाते हैं उतना ही आवेश, एक बल दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है उतना ही दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाता है। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। फिर हमने जाना कि हमारे पास आवेश की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हमने गुलाम सर ने तो हमें बताया कि केवल 2 ही आवेशों के बीच का जो बल है उसके बारे में बात की थी। क्या हम हमारे पास 1000 आवेश हैं, 1 लाख आवेश है, उनके आवेश बल की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वही 2 आवेश वाला जो बल है वो सब पर लगेगा, पर कंडीशन क्या रहेगी? हमेशा 2 आवेशों के बीच में लगेगा। बल लग रहा है 2 आवेशों के बीच में, 1-2 के बीच में, 1-3 के बीच में, 1-4 के बीच में, 1,000 के बीच में, 1 लाख के बीच में लग रहा है ना। बल लगेगा हमेशा 2 आवेशों के बीच में, पर वो सबका क्या कर देगा? जोड़ कर देगा। तो 1 पर सबके कारण लगने वाला बल जो है वो ये हो जाएगा। समझ गए आप बात? 1 पर सभी आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है उन सबको हम क्या कर देंगे? सदिश रूप से जोड़ देंगे। सदिश रूप में हमारे पास 2 नियम आते हैं, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। एक तो त्रिभुज नियम, सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज नियम। दोनों नियम से हम सदिशों को आपस में जोड़ देंगे और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो तो उसका परिमाण हो जाएगा, और जो दिशा आएगी वो उसकी परिणामी बल की दिशा हो जाएगी, जिसके कारण जिस दिशा में वो क्या करेगा? Q1 आवेश गमन करेगा उस बल के कारण। भाई आपके ऊपर बल लग रहा है इस दिशा में ज्यादा, तो आप किधर जाओगे? इधर जाओगे। आपके ऊपर बल लग रहा है इस दिशा में ज्यादा, तो आप इधर जाओगे। आपके ऊपर सामने बल ज्यादा लग रहा है तो सामने जाओगे, जिधर बल लगेगा उधर जाएंगे। आप बस को पीछे से धक्का लगा रहे हो तो बस आगे जाएगी, आप आगे से धक्का लगा रहे हो बस पीछे जाएगी, है ना। तो आप डिपेंड करता है कि परिणामी बल किधर जा रहा है, तो परिणामी बल ये है। अब इसकी दिशा क्या है, इसका मान क्या है, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। पर अब समस्या ये है
जो बल आने वाला है वो बल सब सदिशों के सदिश योग के कारण आने वाला है। और आपने 11th क्लास में पढ़ा है सदिशों को जोड़ना मामूली सी बात नहीं है, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए हम आसान तरीका निकालेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हम उस मुश्किल जो प्रोसेस है उससे ही गुजरने वाले हैं, पर उसमें और अब नेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ये क्या काम का है, हमारे लिए इसका क्या उपयोग है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आप नाम से थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि आप विद्युत है ना, विद्युत उसका क्षेत्र, और क्षेत्र क्या होता है, फील्ड। फील्ड क्या होता है, जैसे यहां पर फील्ड हम खेत को भी बोलते हैं ना, पर यहां वाला फील्ड कौन सा है, ये खेत थोड़ी है। ये खेत किसका खेत की बात कर रहा है, ये उस वैद्युत आवेश की खेत की बात कर रहा है। जो वैद्युत आवेश है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहां पर उस आवेश का क्या रहता है, दबदबा रहता है। आवेश जो है अपने आसपास कुछ दबदबा दिखाता है। जैसे हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास कोई आवेश है, प्लस आवेश बोल देता हूं मैं इसको, इसका मान है Q। अब ये Q क्या करेगा, इसके पास में कोई मैं दूसरा आवेश लेके आऊं, जैसे मैं एक दूसरा आवेश ऐसा लेके आता हूं जिसका मैं नाम देता हूं Q नोट, और इसको मैं नाम दे देता हूं परीक्षण आवेश। इसके नाम से पता चल पाया होगा आपको, परीक्षण करने के लिए आया है ये आवेश। परीक्षण आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है, परीक्षण आवेश के गुण क्या होते हैं, परीक्षण आवेश का जो मान होता है बहुत ही कम होता है, इकाई मान माना जाता है एक, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म आवेश होता है और इसको हमेशा धनावेशित माना जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुण क्या है, ये भी लिख लेना। इसका गुण क्या है परीक्षण आवेश का, यह अत्यंत सूक्ष्म व धनावेशित, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये किस लिए काम में लिया जाता है, ये परीक्षण करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियां, जैसे आपको नई BMW लेनी है तो आप क्या हाथों ही उसमें शोरूम में जाओगे BMW मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप उसका टेस्ट ड्राइव करोगे, परीक्षण करोगे कि वो गाड़ी आपके लिए सूट करती है कि नहीं करती, आपको चलाने में आनंद आता है कि नहीं आता। तो महंगी महंगी गाड़ियां तो उनका पहले आपको क्या मिलता है, टेस्ट ड्राइव मिलता है। टेस्ट, इस चार्ज को भी क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टेस्ट चार्ज। चार्ज यानी आवेश, टेस्ट, उस आवेश से हम टेस्ट करने वाले हैं। TASTE नहीं, TEST है ये। जैसे आपका टेस्ट लगने वाला है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, वो टेस्ट ही है ये, है ना। तो टेस्ट से हम क्या पता करते हैं, टेस्ट से हम पता करते हैं, आंकलन करते हैं कि आपने जो पढ़ाई करी है वो आपको याद है या नहीं है। तो ऐसे ही ये जो बल आवेश है इसका दबदबा कितना है। जैसे आपको कोई कह दे कि ये लाइन 11,000 वोल्टेज की है, तो आप कहते ही मान जाओगे क्या। मानने का एक दूसरा तरीका, बड़ा मस्त तरीका है, आप उसके हाथ लेके लगा के टच करके आओ, आपको मजा आ जाएगा। आता है ना, टेस्ट करके आ सकते हो आप उसको। ऐसी 1,33,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है, मोटी मोटी लाइन जा रही है, आप उसको टेस्ट करना है तो क्या करो, उसके टच ही नहीं करना, आप उसके जस्ट पास में चले जाओ, आपको टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी और को ही पता चलेगा कि आप उसके पास में गए हो। बहुत खतरनाक लाइन होती है। वो खतरनाक जो वर्ड हमने उसके लिए यूज किया है वो किस आधार पे किया है, टेस्ट करके। किसने बताया है, टेस्ट चार्ज ने बताया है कि ये आवेश बहुत खतरनाक है, इसके पास में मत जाओ, यानी इसका क्षेत्र बड़ा खतरनाक है, ये बल लगाता है, बल लगाएगा तभी तो पता चलेगा अपने को। तो ये क्या करता है, इस आवेश पर बल लगाता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या कहता है, यानी इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे पता करने के लिए, यानी इस आवेश का दबदबा कितना है उसका पता करने के लिए
हम इस आवेश पर लगने वाले बल को मापते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश को हम क्या लिखते हैं? क्यू नॉट। आगे परीक्षण आवेश पर आवेश, स्रोत आवेश के कारण, इसे क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश के कारण, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र कहते, ठीक है। स्रोत आवेश है हमारे पास ये इसके ऊपर बल लगाएगा। तो मान लेता हूं कि इसकी दूरी कितनी है? स्मॉल आर। तो इस आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर लगने वाला जो बल है उसको हम किस प्रकार मेजर करते हैं? तो लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू, क्या पढ़ा था कूलाम सर ने, क्या बताया था हमको? के Q, दोनों आवेशों का गुणनफल, ये Q और उधर वाला Q नॉट, ठीक है, बट्टे इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, और दिशा क्या हो जाएगी? आर कैप। हो गया, अपना काम आसान हो गया। चलो यही तो बल है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र ई से लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई। और ये क्या होता है? बल को हम क्या कहते हैं? उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र का क्या है? फॉर्मूला है ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। और एफ वेक्टर हमारे पास आ गया है, तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? के क्यू नोट बटे आर स्क्वायर बटे क्यू नोट। ये क्या है? आर कैप। क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, ई वेक्टर कितना आ गया? के क्यू बटे आर स्क्वायर साथ में आर कैप, ठीक है ना। तो यहां पर आप टॉपिक भी लिख लेना, यहां पर बिंदु आवेश के कारण, पहला टॉपिक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा, बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। साथ साथ लिखते जाया करो जिससे टाइम बचेगा आपका थोड़ा। देखो यहां पर क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या लिखोगे? परीक्षण आवेश Q नोट पर स्रोत आवेश के कारण लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है, को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम E से निरूपित करते हैं। आप यहाँ लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना। विद्युत क्षेत्र को E से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक बताओ, मात्रक क्या होगा? बल का न्यूटन और आवेश का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये बोर्ड एग्जाम में मात्रक भी पूछा गया है, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। मात्रक हमको हर भौतिक राशि का आना चाहिए। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और हम एक बिंदु आवेश है, इसमें ये जो डायग्राम है ये बिंदु आवेश वाले में बना लेना, है ना। तो बिंदु आवेश जो है हमारे पास बिंदु आवेश Q दे रखा है और इससे R दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है। तो उसका तरीका क्या है? उसका अंदाज क्या है? उसका अंदाज ये है कि हम उतनी दूरी पर एक क्या रखेंगे? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हम क्यों रखना चाहते हैं? परीक्षण आवेश से हमें ये पता होगा कि इस आवेश का यहाँ पर दबदबा कितना है, यहाँ पर ये कितना बल लगाता है। कोई दूसरा आवेश उसके पास आना चाहे तो उस पर वो कितना बल लगाएगा, उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। कूलाम सर ने जो बताया था, कूलाम सर ने बताया था कि जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और दिशा आ जाएगी जो दूरी है, रेडियल वेक्टर है, त्रिज्या सदिश है, उसकी दिशा में।
तो हम यहाँ पर लिख दिया के क्यू क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। अब हमें विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमें मालूम है, E इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। एफ वेक्टर हमने ऊपर रख दिया, क्यू नोट नीचे रख दिया, क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, यहाँ पर ई वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर के। प्यारे दोस्तों, यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि कोई भी आवेश, बिंदु आवेश होता है, उसका जो दबदबा होता है, उसका जो फील्ड होता है, उसके सराउंडिंग में जो उसका माहौल होता है, वो कितना होता है, वो किस पर निर्भर करता है, वो आवेश कितना बड़ा है, उसकी मात्रा कितनी है। क्यू जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है, विद्युत क्षेत्र का जो मान है, वो दूरी के साथ घटता जाता है। विद्युत क्षेत्र का जो मान है, केवल मान की बात कर रहा हूं मैं, वो दूरी के साथ क्या होता जाता है, पैराबोलिकली, परवलयकार घटता जाता है। ठीक है ना, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। इसलिए तो आपने नोटिस किया होगा 11,000 की लाइन के नीचे से गुजरने पर हमें कुछ नहीं होता है, पर उसके पास में जाने पर वो अपना रंग दिखाती है। 1,33,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है ऊपर से, उसके नीचे से लोग जा रहे हैं, खेत में हल जोत रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर जैसे ही उस 1,33,000 वोल्टेज से कुछ दूरी पर ही जाओगे आप, तो वहां पर जो हवा है वो भी आयनित हो जाती है और वो भी अपना रंग दिखाने लग जाती है। कहने का मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर आता है, अपनी बॉडी के थ्रू पास होता है, अपनी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको डैमेज कर देता है, पानी पानी कर देता है और हम ऊपर पहुंच जाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वहां पर ऊर्जा बहुत ज्यादा है, पर वो हमारे तक पहुंचने के लिए उसके पास इतनी ताकत नहीं है, उसका उतना ओरा नहीं है, इतना डिस्टेंस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसकी ताकत कम होती जाएगी, है ना। आप समझ चुके हो इस चीज को। चलो तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे पास एक ऐसा निकाय है, बहुल आवेशों वाला निकाय है। एक आवेश का देख लिया हमने, एक आवेश का जो ओरा होता है उसको हम इस फॉर्मूले से बता देते हैं, बिंदु आवेश वाला। और अब हमें दे दिया कि आपके पास बहुत सारे आवेश हैं, तो उसके कारण आप किस प्रकार पता करोगे, तो उसका अंदाज क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, उसका तरीका भी सेम टू सेम वही होने वाला है जो हमने इसके लिए किया है। इसमें हमने क्या रखा, उस आवेश का माहौल पता करने के लिए, उसका दबदबा पता करने के लिए हमने क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज रखा। तो वहां पर यदि आपके पास बहुत सारे आवेश है, उनका दबदबा पता करना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। वो परीक्षण आवेश उन आवेशों का कितना फील्ड होगा उसके बारे में बात करेगा। ठीक है, तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। टॉपिक होगा हमारा बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुल आवेशों के निकाय के कारण, अब ध्यान रखिएगा, अब हमारा समझने का अंदाज बदल गया है। वहां पर बहुल आवेशों का निकाय था, वहां पर किसी एक आवेश पर बल लग रहा था। यहां पर बहुल आवेशों का पूरा का पूरा निकाय है, झुंड है, और वो अपने आसपास, जैसे एक गली के अंदर कुत्तों का झुंड होता है, पहले एक अकेला कुत्ता डरा रहा था, अब सारे मिलकर डराते हैं, और मिलकर डराते हैं तो उससे डर हमें ज्यादा लगता है ना। अकेले से डर नहीं लगता, अकेले से तो हम मुकाबला भी कर सकते हैं, पर झुंड है तो झुंड से हर आदमी डरता है। तो उससे मुकाबला करने के लिए आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आप वहां कोई लकड़ी लेके आओ, पत्थर से मारो, कुछ भी कोई दूसरा तरीका अपनाओगे, पर अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास झुंड आ रहा है, किसका, आवेशों का झुंड आ रहा है। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र पता करने के लिए हमारे पास वही अध्यारोपण का सिद्धांत काम करने वाला है। आप क्या करो, वहां पर वही स्थिति सदिश, अब आपसे इस पूरे झुंड के कारण यहां पर
कोई आवेश टेस्ट चार्ज दे दिया, बोले आप बताओ इस पूरे झुंड के कारण यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो क्या करोगे आप? अब अपना रवैया बदल जाएगा, अब अंदाज क्या बदल जाएगा। अब Q1 आवेश किस पर बल लगाएगा? Q0 पर। अब ये कुत्ता किसको डराएगा? इसको डराएगा, टारगेट बदल जाएगा। पहले टारगेट क्या था? इस Q1 पर Q2 बल लगा रहा था, Q3 बल लगा रहा था, Q1 बल लगा रहा था। अब बल कौन लगाएगा? अब ये Q1 इस पर बल लगाएगा, Q2 इस पर बल लगाएगा, Q1 इस पर बल लगाएगा, और उसमें हम परीक्षण आवेश का भाग दे देंगे। समझिए बात को, अपना अंदाज ये होगा। तो चलो, अब हमें दूरी कौन सा पता होना चाहिए? हम दूरी, ये R1 नहीं चाहिए हमें दूरी कौन सी चाहिए? ये वाली चाहिए। तरीका देखिए आप, बिल्कुल बदल चुका है। और ये जो दूरी होगी इसे क्या कहेंगे? जो हमारा 11th क्लास में हम पढ़ के आए सदिश वाला नियम, उसमें ये Q1 है, ये Q0 है, तो इस दूरी को हमने क्या बोल दिया था? 10, है ना। जीरो के, एक के कारण जीरो पर लगने वाला बल, तो यहाँ 0-1 बोलेंगे इसको, है ना। इसको क्या बोल देंगे? 0-2। इसको क्या बोल देंगे? 0-8। समझ गए ना बात? इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वही ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, और इस अध्यारोपण के सिद्धांत को हम यूज करेंगे, और यूज करके इसको हम पता करने वाले हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे? देखो, सबसे पहले आप उस पर बल निकालो, किस पर? 0 पर, Q0 पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वाला परिणामी बल। कुल बल निकाय के कारण कितना लगने वाला है, पहले वो पता करो। तो F0 बराबर क्या लिखूंगा बताओ? F01 कौन लगाएगा? 1 लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 1n भी लगाएगा, सब के कारण उस पर बल लगेगा। और सबका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? K Q0 Q1 बटे R01 सदिश का मापांक का स्क्वायर R01 कैप। यहां पर क्या आ जाएगा? K Q0 Q2 बटे R02 सदिश का मापांक का स्क्वायर, K Q0 Q1 बटा R0n सदिश का मापांक का स्क्वायर R0n का। ठीक है, क्लियर है? अब साथ साथ लिख लो आप भी, जिससे टाइम बचे आपका भी। ये तो हम सब करके आ चुके, रिपीटेड है सारा का सारा सिस्टम, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा देखो, अब मुझे क्या पता करना है? विद्युत क्षेत्र। तो F0 में किसका भाग लगा दूं? Q0 का। तो क्या आ जाएगा मुझे? इस Q0 पर, इस पूरे झुंड के कारण, इस समूह के कारण, बहुल आवेशों के समूह के कारण मुझे यहां पर इसका दबदबा मिल जाएगा। इसका ओरा कितना है, ये इस आवेश को कितने बल से डरा रहा है, धमका रहा है ना। इस Q1 आवेश को ये सारे के सारे मिलकर डरा रहे हैं अभी, ये समझ लो आप। तो कितने बल से डरा रहे, वो बल जो है वही आ गया। अब हम इस बल में Q0 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वहां पर फील्ड आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। कितना आएगा? K Q0 Q1 बटा R01 का स्क्वायर R01 कैप। भाग किसका लगा रहे हैं? Q0 का। तो यहाँ Q0 लगा देता हूं, K Q0 Q2 बटे R02 सदिश का मापांक का स्क्वायर R02 कैप। यहाँ आ जाएगा Q0। Q0 सब में डिवाइड कर दो, सीधी सी बात ये। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? K Q0 Q1 बटा R0n सदिश का मापांक का स्क्वायर R0n का कैप। ठीक है, इसमें भी हम किसका भाग लगा रहे हैं? Q0 का। Q0 से सबको काट दो, सारे के सारे Q0 कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तब हमारे पास क्या बचेगा? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या बच जाएगा? K Q1 बटे R01 सदिश का मापांक का स्क्वायर R01 कैप, K Q2 बटे R02 सदिश का मापांक का स्क्वायर R02 कैप, K Qn बटे R0n सदिश का मापांक का स्क्वायर R0n कैप।
ये रहेगा हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र, जिसका कुल मान यही होने वाला है। यानी इस आवेश, इस बल से, इस विद्युत क्षेत्र से, इस बल से वो सारे के सारे आवेश मिलकर परीक्षण आवेश पर एक बल लगाते हैं और उसका मान हमारे सामने ये रहा। अब यहाँ पर हमारे सामने समस्या क्या है? हमारे सामने दोस्तों समस्या ये है कि इस Q1 के कारण जो बल लगने वाला है उसकी दिशा ये है, Q2 के कारण जो बल लगने वाला है उसकी दिशा R02 कैप है, और Qn के कारण जो लगने वाला बल है उसकी दिशा क्या है? R0n कैप है। उससे हमारे साथ समस्या है, एक इधर बल लगा रहा है, एक इधर बल लगा रहा है, एक इधर बल लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, यानी सभी डायरेक्शंस में, जिस डायरेक्शंस में वो बैठे हैं वो अपने अपने रेडियल डायरेक्शन में, त्रिज्यीय दिशाओं में बल लगाते हैं, और वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है, बहुत ही मुश्किल समस्या आ जाती है। पर हम उसको मैथमेटिकली सोल्व तो कर सकते हैं, समय तो लगेगा, इसको हल कर सकते हैं। इसका ये नहीं है कि इसका परिणाम नहीं आने वाला है, एक निश्चित दिशा आपको मिलने वाली है ना, पर वो निश्चित दिशा आने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत गणित लगानी पड़ेगी उसके बाद में। यानी सब में हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक त्रिभुज नियम लगाना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज नियम लगाना पड़ेगा, फिर परिणामी हमारे पास परिणाम आएगा, परिणामी जो रिजल्टेंट आने वाला उसके बाद में आने वाला है, ठीक है ना। तो अब ये करना तो पड़ेगा, अभी तो ये मेहनत वाला काम कर रहे हैं, फिर हम इसको आसान करने का तरीका, अंदाज जो है वो सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम विद्युत विभव पढ़ने वाले हैं। पर वो चीजें समझ में तभी आएगी जब हमारे ये टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं अच्छे से, तब हम उस टॉपिक को मजे से पढ़ेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे। फिर हम बताएंगे कि 1,33,000 वोल्टेज क्यों खतरनाक है। 33,000 वोल्टेज ही हमने उसको क्यों बोला, उसको न्यूटन पर कूलाम क्यों नहीं काम में लिया? क्योंकि न्यूटन पर कूलाम में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस है, हमें अंदाजा नहीं होगा कि कौन सी दिशा में बल ज्यादा लग रहा है ना। तो इसलिए फिर हम उसका एक दूसरा तरीका निकाला है हमने, उसका दूसरा तरीका है हम वोल्टेज से मेजर करते हैं, विभव से मेजर करते हैं, वो विभव दूसरे चैप्टर में आता है। तो अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास एक बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया हमने, बहुत सारे आवेशों का निकाय है उसके कारण पढ़ लिया। अब हमारे पास एक ऐसा बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल होता है, इतना प्यारा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा NaCl, HCl, H2O। ये क्या है? क्या इनमें आवेश होता है? क्या ये आवेशों का निकाय है? आपसे कोई पूछे क्या H2O एक आवेश का निकाय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। H2O एक ध्रुवीय अणु है, इसमें H प्लस होता है, OH माइनस होता है। H के ऊपर प्लस लगाया, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, किसी परमाणु के ऊपर प्लस लग रहा है इसका मतलब वो परमाणु कैसा है? धनावेशित। किसी परमाणु के ऊपर ऋणावेश लग रहा है इसका मतलब वो परमाणु कैसा है? ऋणावेशित। अब H2O इसको हम लिखेंगे कैसे? H प्लस OH माइनस। ये परमाणु कैसा है? धनावेशित। ये परमाणु कैसा है? ऋणावेशित। ये कितने आवेशों का निकाय है? दो, एक प्लस एक माइनस। हमारे पास बहुल आवेश नहीं, दो ही आवेश है, एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है। इस तरह का जो निकाय है जिसमें प्लस आवेश है और माइनस आवेश है, और साथ ही साथ एक बात ये होता हो, आप पानी पीते हो तो कभी H प्लस पीते हो कभी OH माइनस पीते हो, ऐसा होता है क्या? H प्लस को पहले पी लो फिर OH माइनस को पी लो, या पहले OH माइनस को पी लो फिर H प्लस को पी लो, ऐसा नहीं होता है। साथ में H2O ही आता है, इसका मतलब उसके अंदर दोनों साथ में आते हैं। तो दोनों साथ में आते हैं तो H2O के अणु का आकार कितना बड़ा होगा बताओ? क्या एक गिलास पानी आपने भरा उसमें एक H2O का अणु आता है, या 10-15 आते हैं? बहुत सारी तादाद में आते हैं, लाखों अरबों में आते हैं। उनकी संख्या हम आवोगाद्रो नंबर से निकाल सकते हैं ना, बहुत बड़ी संख्या होती है वो। तो कहने का मतलब एक गिलास में इतनी बड़ी संख्या, तो एक अणु का आकार कितना होगा जो हम आंखों से नहीं देख पाएंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे उसका आकार। एंगस्ट्रोम कोटि का होता है, 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है। इतना छोटा अणु होता है, इतना छोटा परमाणु होता है, परमाणु से थोड़ा सा बड़ा। यानी भाई दो, यहाँ पर कितने परमाणु मिले? 3, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, 3 परमाणु, 3 परमाणु से मिलकर एक अणु बना। एक अणु जो है उसका आकार बहुत छोटा है। अब वो छोटा सा अणु, इतना छोटा अणु, तो उन दोनों के बीच का जो ये दूरी है, बंध है, वो कितना छोटा होगा बताओ? वो भी उतनी कोटि का होगा भाई, वो 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा।
10 की घात -10 मीटर हो जाएगा, इससे तो ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब वो अणु के अंदर वो परमाणु इतने पास पास होते हैं, वो आयन इतने पास पास होते हैं कि एक छोटा सा अणु का निर्माण करते हैं। तो हम अब जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव, और उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे। क्या सारे के सारे वैद्युत द्विध्रुव ही होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो विद्युत द्विध्रुव कौन कौन से होते हैं, तो वो टॉपिक हमारा इसमें इंक्लूड होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली आप समझो 100% परीक्षा में आने वाला टॉपिक है, किसी न किसी रूप में ये पूछा जाता है और एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपको इसको अच्छे से समझना है। चलो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले उसको परिभाषित करते हैं। इसके नाम में लिखा है, क्या है, द्विध्रुव। ध्रुव यानी दो दो ध्रुव है ना, जैसे H+ OH-, दो ध्रुव हो गए, एक ये ध्रुव एक ये ध्रुव। H+ धनावेशित आवेश, ऋणावेशित आवेश। अब देखो इसकी परिभाषा समझो, इसकी परिभाषा क्या है, जब दो समान परिमाण, परिमाण समझ रहे हो आप, वैल्यू, वैल्यू है ना, एक परिणाम होता है एक परिमाण होता है, दोनों में अंतर होता है ना। तो परिमाण है ये, वैल्यू है उसकी, मान है, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखे हो तब इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, अत्यल्प, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति। ये तीनों वर्ड आपकी डेफिनेशन में आनी चाहिए, डेफिनेशन आधे नंबर में आती है ना। ये जब टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आगे की बात इसके बाद में की जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या बोलोगे आप, जब दो समान परिमाण समान मान के, जैसे H+, इस पर कितना आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेशित, इस पर कितना आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ये ऋणावेशित, ये एक प्रोटॉन का आवेश है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये धनावेश, दोनों आवेश बराबर है, दोनों पर आवेश बराबर है। प्रकृति कैसी है, विपरीत है, ये प्लस है ये माइनस है। एक दूसरे के कितनी दूरी पर रखे हैं, बहुत ही कम, अति अल्प, इतनी कम कि आंखों से दिखाई नहीं देती, अत्यल्प दूरी पर रखे हो तब ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा समझ में आ गई। तो ऐसे उदाहरण कौन कौन से हैं हमारे पास, बताओ उदाहरण कौन कौन से हैं, H+ Cl-, H+ OH-, Na+ Cl-, अनगिनत उदाहरण है, इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहां पर एक और परिभाषा आती है, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से लिखा जाता है और इसकी जो वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसे, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
इसका जो वैल्यू है आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, आवेशों के बीच की दूरी, यहां लिख लेना आवेशों के बीच की दूरी। आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहां पर जैसे मैं बोल दूं कि H प्लस, मैं यहां Q प्लस वैसे लिख दूं तो Q प्लस है मेरे पास और एक इधर माइनस है, दोनों बराबर रहे मात्रा में, और दोनों के बीच की दूरी को मैं लिख लेता हूं D, लिख लेता हूं डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये स्मॉल p बराबर आवेश की मात्रा तो है Q, दोनों के बीच की दूरी क्या है? D। तो Q इंटू डी क्या बन जाएगा? डाइपोल मोमेंट। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? पूछा जाता है ये भी, मात्रक Q यानी कुलाम और दूरी यानी मीटर, कुलाम इंटू मीटर, ठीक है, कुलाम इंटू मीटर।